हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोज़ेरी बायोटेक लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का हाल ही में आईपीओ आया था और इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दिया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल 6 पॉइंट्स के बारे में, जिसमें हमारा पहला पॉइंट रहेगा हिस्ट्री एंड फाउंडर्स। इस कंपनी की हिस्ट्री कैसी है और इसके फाउंडर्स कौन कौन हैं। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि इसका बिजनेस सेगमेंट्स क्या है, ये किस बिजनेस सेगमेंट्स में काम करती हैं और इसके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स और इसके द्वारा मैन्युफैक्चर किए प्रोडक्ट्स कौन से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को चाहते हैं। इस कंपनी का लिस्टिंग डे परफॉर्मेंस कैसा था। फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि इसका ग्रोथ आउटलुक कैसा रहेगा, फ्यूचर में ये कंपनी एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाएगी या नेगेटिव ग्रोथ भी दिखा सकती है। फिफ्थ पॉइंट में जानेंगे हम इसके कुछ टॉप बिग इन्वेस्टर्स के बारे में। और जो आखिरी और हमारा सिक्स्थ पॉइंट रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ फाइनेंशियल्स और चार्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे नए व्यूवर्स हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं इस कंपनी के हिस्ट्री के बारे में। ये कंपनी शुरू की गई थी दो फाउंडर्स के द्वारा, जिनमें से पहले फाउंडर्स हैं एडवर्ड वॉल्टर मैंजेस और दूसरे फाउंडर हैं सुनील श्रीनिवासन चारी। इन दोनों का स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री में तकरीबन 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये कंपनी इन दोनों फाउंडर्स ने एज अ पार्टनरशिप फॉर्म 2003 में खोली थी, जिसका नाम इन्होंने रखा था रोज़ेरी लैबटेक, जो कि आगे चल के एक कंपनी बना दी गई। पहले पार्टनरशिप फर्म था और आगे चल के 2009 में इसे एक कंपनी बना दी गई जिसका नाम रखा गया रोज़ेरी बायोटेक लिमिटेड। तो मिस्टर एडवर्ड वॉल्टर मैंजेस अभी के इनके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं। रोज़ेरी में आने से पहले इन्होंने क्लेरेंट इंडिया में भी काम किया है, जहां पर उन्होंने टेक्निकल सर्विसेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट के काम को स्पेयरहेड किया था। क्लेरेंट इंडिया एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में ही काम करती है और इनका हेडक्वार्टर इंडिया में थाने में है। इंडिया हेडक्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर की नहीं। इनका इंडिया हेडक्वार्टर थाने में बेस्ड है। मिस्टर एडवर्ड ने टेक्सटाइल केमिस्ट्री में बीएससी ले रखी है और मार्केटिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री। अभी जान लेते हैं इनके दूसरे फाउंडर सुनील श्रीनिवासन चारी के बारे में। मिस्टर सुनील रोज़ेरी बायोटेक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इन्होंने टेक्सटाइल प्रोसेसिंग और डाई स्टफ इंडस्ट्री में तकरीबन 35 इयर्स का एक्सपीरियंस गेन किया है। इन्होंने ककाथिया यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स ले रखा है और इन्होंने एक डिप्लोमा भी ले रखा है टेक्निकल और अप्लाइड केमिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं इनके दूसरे टॉपिक के बारे में, जो कि है बिजनेस सेगमेंट का। तो फ्रेंड्स, अगर हम इनके बिजनेस सेगमेंट्स में देखें तो ये मेनली होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल में डील करती है, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स में डील करती है, एनिमल्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में डील करती है। होम पर्सनल केयर में जो इनके प्रोडक्ट्स आते हैं वो है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इंक्स, पेंट्स एंड कोटिंग्स, ceramics and tiles, pulp and paper, cement and water treatment। टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स में इनके जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं, वो है कॉटन में, पॉलिस्टर में, एक्राइलिक, वूल, सिल्क, नायलॉन, फंक्शनल फिनिशेस, डेनिम, प्रिंटिंग और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस में। एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में आ जाते हैं पेट केयर और पोल्ट्री न्यूट्रिशन में। और ये जो भी ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ये डिलीवर करते हैं कुछ डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, जिनमें आ जाते हैं एफएमसीजी, पोल्ट्री, एनिमल फीड, अपैरल, होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। तो फ्रेंड्स, इसमें एक बात नोटिस करने वाली ये है कि ये अपने ब्रांड नेम से कोई भी एक फिनिश प्रोडक्ट कंज्यूमर तक लेके नहीं जाते हैं। ये एक डिफरेंट
इंडस्ट्रीज को कस्टम बेस्ड तरीके से सप्लाई करते हैं। तो इनका आपको कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में एज अ ब्रांड नेम इनका नहीं मिलेगा, बल्कि ये दूसरे बड़ी कंपनीज को एज अ सप्लायर डील करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया इनके बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में। तो चलते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है लिस्टिंग डे परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके लिस्टिंग डे परफॉर्मेंस के बारे में देखें तो इसका जो लिस्टिंग प्राइस था वो था 670 का बीएससी में, और यही सेम प्राइस अगर हम एनएससी में देखें तो वो निकल के आता है 669.25 का। इन्होंने जो दिन का हाई बनाया था वो 804 का था बीएससी में, और एनएससी में था 803.10 का। और दोस्तों, यहाँ पर इनका अपर सर्किट भी लग गया था। So it was actually quite a good performance on the listing day. अगर हम लो प्राइस में देखें तो जो इन्होंने दिन का लो बनाया था बीएससी में वो था 663.55 का, और एनएससी में 664.00 का, और दिन का जो क्लोज इन्होंने दिखाया था वो 742.35 का था बीएससी में, और एनएससी में था 741.65 का। तो फ्रेंड्स, और इसमें एक खास बात ये भी निकल के आती है कि लिस्टिंग डे में जो इनका प्रीमियम था, जिसको हम लिस्टिंग प्रीमियम भी बोलते हैं, वो तकरीबन इन्होंने 58% का दिया था अपने इशू प्राइस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ बातें निकल के आती हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ लिस्टिंग प्राइस, व्हाट इज़ इशू प्राइस एंड व्हाट इज़ लिस्टिंग प्रीमियम। ये सवाल ज़रूर हमारे मन में कभी कभी आते हैं कि ये आखिर होते क्या हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि आखिर इशू प्राइस होता क्या है। तो ये जो इशू प्राइस होता है ये एक्चुअली में वो प्राइस होता है जो ड्यूरिंग द आईपीओ कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है। इट इज़ द प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड फॉर सेल व्हेन दे फर्स्ट बिकम अवेलेबल टू द पब्लिक। तो ये मार्केट में लिस्ट होने के पहले, एनएससी बीएससी में लिस्ट होने के पहले, जहाँ पर हम लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, डिलीवरी लेते हैं, वहाँ पर आने के पहले ड्यूरिंग द आईपीओ जब कंपनी अपना प्राइस ऑफर करती है कुछ अपने इशू साइज के लिए, जैसे कि 4000 करोड़, 5000 करोड़, 6000 करोड़, 100 करोड़, ऐसे इशू साइज के लिए जब वो एक अपने पर शेयर एक प्राइस लगाते हैं और पब्लिक को ऑफर करते हैं मार्केट में ट्रेडिंग के पहले ड्यूरिंग द आईपीओ, उस प्राइस को हम इशू प्राइस बोलते हैं। और लिस्टिंग प्राइस जब अपने लिस्टिंग डे में जो ओपन करता है प्राइस शेयर का, वो लिस्टिंग प्राइस कहलाता है। तो जो इनका लिस्टिंग प्राइस था वो निकल के आएगा 670 का। 670 का प्राइस वो इसलिए निकल के आ रहा है क्योंकि वो उनका ओपन का प्राइस था जब मार्केट खुला था। आईपीओ के बाद जब मार्केट में शेयर पहली बार आया तो वो बन गया लिस्टिंग प्राइस। अब लिस्टिंग प्राइस के बाद वो कितना ऊपर जाता है ये डिपेंड करेगा कि उसकी डिमांड कितनी थी। अगर उस शेयर की डिमांड ड्यूरिंग द आईपीओ बहुत ही ज़्यादा थी और लोगों को आईपीओ में लॉट नहीं मिल पाया और इन्वेस्टर्स में एक्साइटमेंट है उस शेयर के प्रति, तो जो वो लिस्टेड प्राइस होगा वो एक प्रीमियम पे खुलेगा। तो रोज़ेरी के केस में जो कंपनी ने इशू प्राइस दिया था वो था 425 का, और जो इसका लिस्टेड प्राइस था कि जब कंपनी मार्केट में लॉन्च हुई और मार्केट में ट्रेडिंग शुरू हुई तो वो निकला 670 का। तो अगर आप 670 को 425 से माइनस करते हैं तो वो निकल के आएगा 245 का, जो कि 58% का बनता है। तो ये कहलाता है कि लिस्टिंग प्रीमियम। द कंपनी हैज़ ओपनड एट अ प्रीमियम ऑफ 58% ओवर द इशू प्राइस ऑफ 425। तो आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आता है कि लिस्टिंग प्रीमियम क्या होता है, इशू प्राइस क्या होता है और लिस्टिंग प्राइस क्या होता है। तो लिस्टिंग प्राइस विल ऑलवेज डिपेंड कि शेयर की डिमांड कितनी है। अगर डिमांड ज़्यादा हुई तो शेयर प्रीमियम में खुलेगा, और इसका उल्टा अगर डिमांड कम है, आईपीओ के दौरान अगर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में,
तो उसकी डिमांड भी कम रहेगी, तो हम बोलेंगे द शेयर गॉट लिस्टेड एट अ डिस्काउंट ओवर इशू प्राइस। तो रोज़ेरी के केस में इन्वेस्टर्स का एक्साइटमेंट ज़्यादा था, डिमांड ज़्यादा थी, तो वो प्रीमियम में निकला 58% ओवर इशू प्राइस, जो कि बहुत ही अच्छा था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम ये जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ रोज़ेरी ने ही इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था या कुछ और भी कंपनीज थी। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि पिछले 5 सालों में ऐसी कौन सी कंपनीज थी जिन्होंने मोर देन 50% लिस्टिंग प्रीमियम दिखाया है। तो आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम जानेंगे कुछ ऐसी 10 कंपनियों के बारे में जिन्होंने 5 साल में अपना आईपीओ लेकर आए हैं और जिनका लिस्टिंग प्रीमियम 50% या उससे ऊपर का रहा है। रोज़ेरी का 58% का रहा है। और इन सभी 10 कंपनियों का जो अभी हम डिस्कस करेंगे, उन सभी का इशू साइज तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर का था। तो इनमें जो सबसे पहली कंपनी निकल के आती है वो है डी मार्ट, यानी एवेन्यू सुपर मार्ट्स। इनका इशू प्राइस था 295 का और इनका जो लिस्टिंग प्रीमियम था फ्रेंड्स, वो 105% का था, एट 604 रुपीज़। तो यानी डी मार्ट की जो लिस्टिंग प्राइस थी वो थी 604 की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि रोज़ेरी का इशू प्राइस था 425 का, डी मार्ट का इशू प्राइस था 295 का। डी मार्ट ने 105% का लिस्टिंग प्रीमियम दिखाया 604 में जाके, और यही चीज़ रोज़ेरी के केस में लिस्टिंग प्रीमियम था 58% का और लिस्टिंग प्राइस था 670 का। तो बिकॉज रोज़ेरी का इशू प्राइस ज़्यादा था, इस वजह से उनका लिस्टिंग प्रीमियम 58% का था। इसी में अगर हम दूसरी कंपनी देखें तो आईआरसीटीसी का इशू प्राइस था 315 का और इनका लिस्टिंग प्राइस था 644 का, और इनका आईपीओ आया था अक्टूबर 14, 2019 में। तीसरी कंपनी है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। इनका आईपीओ आया था जनवरी 2018 को। इनका इशू प्राइस था 270 का और इनका लिस्टिंग प्राइस था 478 का। तो इनका लिस्टिंग प्रीमियम बनता है 77% का। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि रोज़ेरी का 58 है, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का 77 है, आईआरसीटीसी का 104% है और एवेन्यू सुपरमार्ट्स का 105% का है। तो 105, 104, 77। तो अगर दूसरी कंपनी में आती है तो वो है सीडीएसएल का आईपीओ आया था जून 20, 2017 का। इनका इशू प्राइस है 145 का और इनका जो लिस्टिंग प्रीमियम था वो था 72% का और इनका जो लिस्टिंग प्राइस था वो था 250 का। इशू प्राइस 145 का, लिस्टिंग प्राइस 250 का और लिस्टिंग प्रीमियम 72% का। अगर हम थोड़ा और नीचे चलें तो आती है कैपसाइट। इनका प्रीमियम आया था, इनका आईपीओ आया था 2017 में सितंबर 25 को। इनका इशू प्राइस था 245 का, इनका लिस्टिंग प्राइस था 399 का और इनका लिस्टिंग प्रीमियम था 63% का। वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी काफ़ी पॉपुलर आईपीओ आया था 2019 दिसंबर 12 में। इनका इशू प्राइस था 36 का, काफ़ी कम था, लेकिन इनका अगर आप लिस्टिंग प्राइस देखें तो 58 का था, जो कि 61% का लिस्टिंग पर प्रीमियम बनता है। तो इशू प्राइस और लिस्टिंग प्राइस छोटा या बड़ा से नहीं होता है, कितना गेन हुआ है उस पे जाके लिस्टिंग प्रीमियम आएगा। तो ये 61% का था। क्वेस्ट कॉर्प, जिनका आईपीओ आया था जुलाई 12, 2016 में, उनका इशू प्राइस था 310 का और लिस्टिंग प्राइस था 499 का और लिस्टिंग प्रीमियम बनता है 61% का। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये भी एक बहुत ही पॉपुलर आईपीओ आया था अगस्त 6, 2018 में। इनका इशू प्राइस था 1095 का और इनका लिस्टिंग प्राइस था 1739 का और लिस्टिंग प्रीमियम था 59% का। थायरोकेयर, जो कि अगली कंपनी है, इसका आईपीओ आया था
मई 9 2016 में। इसका इश्यू प्राइस था 420 का, लिस्टिंग प्राइस था 662 का और लिस्टिंग प्रीमियम था 58% का। और जो आखिर की कंपनी निकल के आती है वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इसका आईपीओ आया था 2017 सितंबर 18 को और इसका इश्यू प्राइस था 1760 का और लिस्टिंग प्राइस था 2725 का और इसका लिस्टिंग प्रीमियम बनता है 55% का। तो रोज़ेरी यहाँ पर 9th सबसे बड़ा आईपीओ निकल के आता है। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि रोज़ेरो जो बायोटेक लिमिटेड है इज इन अ कंपनी ऑफ सम इस्टीम्ड कंपनीज। तो लिस्ट इनका आईपीओ बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम चलते हैं अपने 4th डिस्कशन पॉइंट में, जो कि है ग्रोथ आउटलुक का। तो फ्रेंड्स अगर हम हमसे ग्रोथ आउटलुक को देखें तो इसमें कुछ रीजंस निकल के आते हैं कि इसके ग्रोथ आउटलुक फ्यूचर में पॉजिटिव रहने चाहिए। उनमें से अगर हम इसके पहले पॉइंट्स की तरफ ध्यान दें तो वो निकल के आएगा कि ये कंपनी टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। तो ये इसका एक फर्स्ट ग्रोथ आउटलुक जो पॉजिटिव होगा वो निकल के आ रहा है। और इसमें अगर हम दूसरे तरफ देखें तो ये कंपनी अब डिसइंफेक्टेंट्स और सैनिटाइजर्स भी बनाती है, जो कि एक इसके लिए एक बहुत ही बेहतर एक ग्रोथ स्टिमुलेंट बन के निकलेगा आज के सिनेरियो को देखते हुए। और जो इसका थर्ड पॉइंट निकल के आता है वो है कि ये तकरीबन 2030 प्रोडक्ट्स बनाती हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स ये तकरीबन 18 कंट्रीज़ में सप्लाई करती हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा कि ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत सारे कंट्रीज़ में सप्लाई करती है और ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जिनमें कि एफएमसीजी आ जाता है, पोल्ट्री आ जाता है, एनिमल फीड आ जाता है, अपैरल्स में जाते हैं, ये होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में जाते हैं ये। तो ये बहुत सारा रीजंस रहा था कि इसका ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव रहेगा और क्यों इनका आईपीओ में इतना इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का दिखाई दिया, क्यों इतना इनके आईपीओ में इतना इन्वेस्टर्स का एक्साइटमेंट देखा गया। और इन सारे प्रोडक्ट्स को रिसर्च और डेवलप करने के लिए इनके 2 प्लांट्स भी हैं, एक गुजरात के सिलवासा में और एक मुंबई में। तो फ्रेंड्स हमें लगता है कि फ्यूचर में ये कंपनी ग्रोथ तो बहुत दिखा सकती है, इसमें पोटेंशियल एक बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अगर हम अपने 5th पॉइंट के ऊपर आए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इनके कुछ टॉप इन्वेस्टर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स इनके जो कुछ टॉप इन्वेस्टर्स हैं उनमें म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी आ जाते हैं और बैंक्स भी आ जाते हैं और कुछ अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं। तो अगर हम इसमें अपना नज़र डालें तो इसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, इन सभी ने तकरीबन 14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है अपने डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू। तो यहाँ पर अगर आप देखें 5th पॉइंट में 14 करोड़ एचडीएफसी का है, 8th पॉइंट में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड अंडर वेरियस स्कीम्स 14 करोड़, नीचे एसबीआई म्यूचुअल फंड 14th पॉइंट में 14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अंडर वेरियस सेगमेंट्स। और इसमें कुछ और अगर इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड हाउसेस को देखें तो उसमें सुंदरम म्यूचुअल फंड भी आते हैं जिन्होंने 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। रिलायंस जो कि आज निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उन्होंने अकेले अपने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में अकेले ही 14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई ने तो अपने डिफरेंट स्कीम्स में टोटल मिला के 14 करोड़ किया है, लेकिन निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने अकेले अपने स्मॉल कैप फंड में ही 14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें मीरे म्यूचुअल फंड ने भी अंडर वेरियस स्कीम्स तकरीबन 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और इसमें अगर एक अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हम देखते हैं तो वो निकल के आती है गोल्डमैन सैक्स इंडिया लिमिटेड, जिन्होंने तकरीबन 8.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उसी प्रकार से अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 88.3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। अशोका इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने 14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने भी तकरीबन 8.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और उसी तरीके से एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का 8.5 करोड़, एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड इंडिया इक्विटी ने 8.5 करोड़ का, आईसीआईसीआई ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं 14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है।
IIFL स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड सीरीज 4 इन्होंने 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड ने 8.5 करोड़ का, मालाबार इंडिया फंड लिमिटेड ने 14 करोड़ का, मेरे रिलायंस इनको डिस्कस कर चुके हैं, SBI म्यूचुअल फंड 14 करोड़ और सुंदरम म्यूचुअल फंड 5 करोड़। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अगर देखी जाए तो 148.97 करोड़ की इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज के द्वारा की गई है। तो फ्रेंड्स, हालांकि ये कंपनी बहुत नई है, 23 जुलाई को ही इन्होंने अपना IPO लाया है, लेकिन जाते जाते हम इनके एक बार चार्ट्स को भी नज़र डाल लेते हैं। तो अगर हम स्क्रीनर में जाके देखें तो इनका जो मार्केट कैप है वो 3713 करोड़ का है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, करंट प्राइस 715 का है, बुक वैल्यू देखें तो 55.21 की है, इनका जो PE देखें वो 56.86 का है। डिविडेंड यील्ड, अभी कंपनी नहीं है तो अभी तक कोई डिविडेंड यील्ड नहीं है। ROC 37.47 का है, ROE 31.82 का है। ये सारी चीज़ें थोड़े हायर वैल्यूएशंस में दिख रही हैं। कंपनी थोड़ी नई है और थोड़ा टाइम जाएगा तो इसमें हमको स्टेबल एक फिगर्स नज़र आएंगे। हालांकि ये फिगर्स आज के दौर पे तो बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसके कॉन्स देखें तो ये स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 12.95 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो फ्रेंड्स, हालांकि ये कंपनी अच्छी कंपनी है और इसके पोटेंशियल्स फ्यूचर में अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर इनके IPOs ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है तो अगर आप चाहते हैं तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं और फ्यूचर में अगर ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए तो दोबारा आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आ सकते हैं। लेकिन आप इसको इंट्राडे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी एंट्री लेना पर्सनली मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर इसके हम कुछ पीयर कंपनीज देखें तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ बहुत ही दिग्गज कंपनी है, बहुत ही ओल्ड और ट्रस्टेड कंपनी है। आरती इंडस्ट्रीज़ भी अच्छी कंपनी है, सुमिटोमो केमिकल्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज़, कैस्ट्रॉल, विनती ऑर्गेनिक्स, सोलर इंडस्ट्रीज़ और लास्ट में बायोटेक। तो ये सारी कंपनीज अच्छी कंपनीज हैं, आप इनमें भी लॉन्ग टर्म, पीडीलाइट में खासकर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिगर्स तो इनके सारे अभी बहुत ही कम है, आपके ज़्यादा डेटा मिला आया नहीं है मार्केट में। तो ये कंपनी जब थोड़ी पुरानी होगी, 1 साल 2 साल बाद, तो हम इसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ सोच सकते हैं। फिलहाल तो आप इस कंपनी को एज ए इंट्राडे शेयर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा वेट करें, क्योंकि इसके वैल्यूएशंस फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा हाई लगता है। हमें लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा नीचे आएगा और जो इसका इशू प्राइस था 425 का, अगर ये उस अराउंड आपको ये कंपनी दिखती है तो वहाँ पर हम सकते हैं कि इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए एक बेट लगा सकते हैं। तो कंपाउंड सेल ग्रोथ 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, तो ये तो बेमायने हैं अभी इस कंपनी के लिए। तो हम थोड़ा नीचे चलते हैं तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 31 का दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, बिकॉज ये कंपनी परफॉर्मेंस तो अच्छा दे रही है, लेकिन इसके लिए थोड़ा और वेट करेंगे तब हमको इसके नज़र आएंगे कि इसके एक्चुअल्स फाइनेंशियल्स क्या निकल कर आएंगे। तो अगर हम इसके एक बार टिकर टेप में देख लें कि इसके सेंटिमेंट्स कैसे निकल के आते हैं, तो अगर इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखें तो इसमें 2 नेगेटिव हैं और 2 पॉजिटिव हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू की, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि इसके वैल्यूएशंस अभी थोड़े से हाई दिख रहे हैं, तो करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, तो दैट इज़ वाई इसके वैल्यूएशंस थोड़े हाई हैं, बिकॉज इन्वेस्टर्स में भी अच्छा खासा एक्साइटमेंट बना हुआ है। IPO हाल ही में इसका आया है, अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कंपनी डिफरेंट सेक्टर्स सेगमेंट्स को बिलोंग करती है, सप्लाई करती है डिफरेंट कंट्रीज़ में। इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तकरीबन 2030 के करीब इनके प्रोडक्ट्स हैं, 18 कंट्रीज़ में सप्लाई करती हैं। तो उस वजह से एक अच्छा खासा एक्साइटमेंट एनवायरनमेंट इनका बना हुआ है, तो ये अभी थोड़े हाई वैल्यूएशंस में जा रही हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप थोड़ा वेट करिए, इशू प्राइस के करीब इसको आने दीजिए, तकरीबन 425, 450 और 500 के करीब भी आप इसमें एक लॉन्ग टर्म बेट ले सकते हैं और बाय ऑन डिप्स में आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन आप आज की डेट में आप इसमें वेट एंड वॉच ही करिए। तो PE रेशो वगैरह 39.86 इसका बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसमें और थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अगर हम जाने से पहले इसमें एक बार आखिर में इसके ग्राफ्स को देख लें, हालांकि ज़्यादा कुछ निकलेगा नहीं इसमें। तो इसका डे ग्राफ अगर हम देखें तो इसने तकरीबन एक दिन में, जो कि फ्राइडे को था, दिस फ्राइडे विच हैज़ जस्ट गॉन, उसमें इन्होंने तकरीबन 38% का प्रॉफिट बना के दिया। तो आप इंट्राडे में इसमें एंट्री लेके तुरंत आप इंट्राडे में आप इसका निकल सकते हैं बाहर। 5 डे में अगर देखें तो आपको इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, अंडरस्टैंडेबल है।
743 और इसका अगर लोएस्ट देखें हम तो 677। तो बिकॉज ऑफ द करंट इकोनॉमिक सिनेरियो और जैसे कि मार्केट में आपका उतार चढ़ाव चल रहा है तो थोड़ी बहुत गिरावट हर शेयर में आपको दिखेगी। तो इंट्राडे में आप एंट्री इसमें ले सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ डिलीवरी में आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनाएं और आप इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, इसको स्टॉक को थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, कहने का मतलब है। तो अगर हम 1 मंथ में देखें तो थोड़ी सी गिरावट दिख रही है, लेकिन इसके इस गिरावट या फिर इस उछाल को देखकर आप इसमें कुछ लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी एक अपना डिसीजन नहीं बना सकते हैं। तो इसमें आप देखें, अगर हम 1 मंथ का देखें तो 1 मंथ तो तकरीबन हुआ नहीं है, 23 जुलाई को ही IPO आया है। तो इसमें फिर भी अगर हम 1 मंथ का चार्ट देखें तो तकरीबन इसमें आपको -23.65 यानी 3.19% की नेगेटिविटी दिख रही है। तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक में कोई रिकमेंडेशन तो नहीं रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए आप वेट करिए, वेट एंड वॉच करिए। इंट्राडे में आप देख लीजिए कैसा करना है। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, पसंद आएगा लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे या किस स्टॉक पे देखना चाहेंगे कमेंट करके प्लीज़ बताइए, हम उस पर भी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।